डियर पार्टिसिपेंट्स, मेरे साथियों और विद्यार्थियों, डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डीएस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल स्टडी प्रोग्राम में आपसे लाइव इंटरएक्ट होने जा रहे हैं। डीएस साइंस एकेडमी के सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और हमारे स्टाफ साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वेबिनार में जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं इसके उद्देश्यों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूं कि ये लाइव प्रोग्राम क्यों आयोजित किया जा रहा है। वैसे डीएस साइंस एकेडमी में इस विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल स्टडी प्रोग्राम शुरू करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति रही है, आवाजाही बंद हो गई है, साधनों का उपयोग समाप्त हो गया है, विद्यार्थी घर पर बैठे हुए अपनी स्टडी से विमुक्त हो गए थे। उनके स्टडी बीच में बाधित हो गई थी। हमें लग रहा था कि यदि बीच में स्टडी में यदि कोई व्यवधान आ गया और यदि ये व्यवधान लंबा चल गया तो बच्चे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। समय प्रतियोगिता का है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डीएस साइंस एकेडमी के प्रबंधन ने और मैं कहता हूं पूरी टीम ने एक बीड़ा उठाया और विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी विद्यार्थियों की पढ़ाई को सतत रूप से चालू करने का प्रयास किया ऑनलाइन डिजिटल स्टडी प्रोग्राम के द्वारा। कैसी कैसी परिस्थितियां आई, फिर भी आज पूरे राजस्थान में ही नहीं हमारे पूरे देश में डीएस साइंस एकेडमी ने एक अनूठी पहचान बनाई है, और वो भी पहचान अपने कार्यों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने लगाव के द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केवल डीएस साइंस एकेडमी का ही योगदान नहीं, इससे कहीं अधिक योगदान इससे जुड़े हुए सभी अभिभावकों का, डीएस साइंस एकेडमी के सभी शुभचिंतकों का, विद्यार्थियों का और सभी हमारे फैकल्टी सदस्यों का। इसमें कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में डीएस साइंस एकेडमी के प्रबंध निदेशक श्री उमेश शर्मा जी ने एक संकल्प लिया कि हम विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। एक मिशन के रूप में इसे शुरुआत किया। डीएस साइंस एकेडमी के एकेडमिक हेड श्री आशुतोष वर्मा जी ने अथक प्रयासों के द्वारा प्रबंध निदेशक को यह अवगत कराया कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हमारी टीम पूरी सतर्कता से काम कर रही है। इसी क्रम में एचआर हेड श्री
हरीश जी अपनी विभिन्न भूमिकाओं में पढ़ाई कराने के साथ साथ उन्होंने हमारे फैकल्टी मेंबरों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान में वो हम सबको, हमारे सभी फैकल्टी सदस्यों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, पढ़ाई में, टीचिंग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे डीएस साइंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर श्री यादव सर, प्रदीप यादव सर, रात दिन मेहनत करके और सारे कार्यक्रम को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जिसमें टीचिंग भी है, सिलेबस भी है, टाइम टेबल भी है, ऑनलाइन शेड्यूल किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं हो, ये सारे काम सम्मिलित हैं। मैं कुछ समय बाद हमारे डीएस साइंस एकेडमी के एकेडमिक हेड श्री आशुतोष वर्मा जी से आपको परिचय कराऊंगा। वैसे आप पहले से ही परिचित हैं, जिनके अथक प्रयासों से ये ऑनलाइन डिजिटल स्टडी प्रोग्राम संचालित हो रहा है। मैं एकेडमिक हेड श्री आशुतोष वर्मा जी का स्वागत करता हूं। आइए और हमारे विद्यार्थियों से रूबरू होइए। श्री आशुतोष वर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे आज काफ़ी सरप्राइजिंग है कि आज आपके गंगापुर सिटी में 100% लॉकडाउन है, और मैं आपको बताऊं कि हमने कल मीटिंग ये फाइनल कर दी थी कि हमें ऑनलाइन मीटिंग लेनी है, और ये मीटिंग कुछ खास होगी, कुछ अलग होगी। तो इस हिसाब से हमने उसको प्लान कर रखा था, कम से कम एक हफ्ते से हम प्लान कर रहे थे, और उसमें बहुत कुछ हम डालना चाहते थे। स्ट्रेटजी ऑफ द स्टडी, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे रैंक अच्छी लानी है, कैसे पेपर अच्छा अटैम्प्ट करना है, हमें हर तरफ से कैसे तैयार करना है। तो काफ़ी एक हफ्ते से लगभग इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो अब हमने जब ये शाम को तय कर लिया कि नहीं हम मीटिंग डालेंगे, उसके बाद पता चला कि 100% लॉकडाउन है। तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि कई फैकल्टी मेंबर्स तो रात में ही डीएस साइंस एकेडमी आ करके यहीं सोए, और कई सुबह 5 बजे आ गए कि उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। और आज पूरी टीम हमारी एक्टिव है, और सभी टीम, इस मीटिंग की सबसे खास बात है, इसके पहले जितनी मीटिंग्स रहीं उनमें हम और उमेश सर आपके सामने आते रहे, अपनी बात रखते रहे। हालांकि वो बात हमारी पूरे पैनल की तरफ से या फैकल्टी टीम की तरफ से रहती रही। इस बार एक खास चीज़ हुई है इस मीटिंग की कि आपकी पूरी फैकल्टी टीम इस मीटिंग में ज्वाइन करने वाली है, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आपको ये जो 13-14 लोगों की बड़ी टीम है वो एक साथ आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस मीटिंग में सबसे खास ये होगा कि सारी फैकल्टी टीम आपसे जुड़ने वाली है 1 से 1.5 मिनट के अंदर, और वो अपनी जीवन का, अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो अनुभव है और वो रखने वाली है। तो मुझे लगता है आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। और वैसे एक दिल से थैंक्स तो इस बात का बनता है कि जब इतना भयंकर वाला लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति है, तब भी हम अपने काम को हमने बाधित नहीं होने दिया, रुकने नहीं दिया। देखो, ये एक चीज़ है जो अपने आप को विशेष बनाती है। हम कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। हमने हालांकि आज खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं रख रखी है, हालांकि बच्चों को बताने वाली ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमें वो सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है कि पता नहीं शाम तक ये रुकना अगर पड़ा हमें यहीं पर, तो वो हमें फिर क्या व्यवस्था देखनी है। दूध के लिए हमको सुबह 4 से 5 बजे व्यवस्था करनी पड़ी, चाय वाय के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के डीएस साइंस एकेडमी अपने काम को कभी रुकने नहीं देता है, निरंतरता बनाए रखता है। ये इसकी एक पहचान है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपकी फेवरेट और आपकी शानदार फैकल्टी टीम को एक बार चाहूँगा कि हमारे इस जो है मीटिंग शेड्यूल में, इस मीटिंग प्रोग्राम में उनका वेलकम किया जाए, उनको ज्वाइन किया जाए। तो सभी फैकल्टी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे बच्चों के साथ जुड़ें, और हम 1-1.5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी फैकल्टी टीम आपसे जुड़ने वाली है। और हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से हम कहना चाहेंगे जो सर जुड़ रहे हैं उनको एक बार फ्रंट जो है पेज पे लेकर आवें, और एक बार उनको जो है इंट्रोड्यूस कर दें। सभी फैकल्टी महानुभाव जो जुड़ते जा रहे हैं उनको एक बार फ्रंट पे लाते जाएं, तो एक बार हाई कर सकते हैं। हाय आशीष सर। हाँ सर, हाँ सर, जुड़ गए हमसे। आशीष सर जुड़ चुके हैं। आगे और फैकल्टी महानुभाव। हरीश सर जुड़ चुके हैं। अभी पसीना आ रहा है हरीश सर को। हाय हरीश सर, हाय।
आगे हमारी और फैकल्टी मान भाव जो जुड़ चुके हैं उन्हें हमें एक बार फ्रंट पेज पे लाते जाएं जल्दी से। हमारे बच्चे पहचान लें अपने सर लोगों को। हाँ सिद्धार्थ सर हाय, आप जुड़ चुके हैं। ओके। अरे अक्षत शर्मा कोई बच्चा है सो रहा है यार, ऐसे मत करो, हमें नींद आने लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, जग जाओ बेटा, है ना। देखो पड़ोस में कोई हो तो हेल्प ले लो आप जगने की, पास में किसी को बैठा लो अपने को डांटने पीटने के लिए। हाँ तो हमारे सोनी सर भी जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी अपन इंट्रोड्यूस करते जाएं। हेलो सर। हाँ और सर जो भी जुड़ते जा रहे हैं एक बार उनको सामने लाते जाएं। सोनी सर जुड़ चुके हैं हमसे। नेक्स्ट पीएन सर जुड़ चुके हैं। पीएन सर हाय। जी सर। पीएन सर जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट शक्ति सर जुड़ चुके हैं। हेलो सर शक्ति सर। हाँ नेक्स्ट नवीन सर नेक्स्ट में कौन से सर हैं जो जुड़ते जा रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करते जाएं। बस एक ही मिनट। हाँ एलश्याम सर भी जुड़ चुके हैं। हाय सर। तो लगभग हमें लगता है पूरी टीम जुड़ चुकी है। अतुल सर जुड़ चुके, आशीष सर जुड़ चुके, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर एक साथ में देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। अतुल सर जुड़ चुके हैं, आशीष सर जुड़ चुके हैं, सौरभ सर जुड़ चुके हैं, दीपक सर जुड़ चुके हैं, ठीक है, प्रदीप सर जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से सभी फैकल्टी मानवाओं जुड़ चुके हैं आपके साथ। आशुतोष जी सर जुड़ चुके हैं फिजिक्स में, मैथ्स में आशीष ओझा जी जुड़ चुके हैं। ओके तो पूरी टीम जुड़ चुकी है और मैं अब इस मीटिंग को शुरुआत करने के लिए मैं चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर श्री उमेश शर्मा सर आएँ और इस मीटिंग की शुरुआत करें। यह मीटिंग बहुत कुछ सीखने के लिए रहेगी। श्रीमान उमेश शर्मा सर। थैंक यू बेटा। आज आपको जो सुनने को जो मिलेगा ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा। कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे आपको गोल अचीव करना है, ये सभी के द्वारा, सभी के एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का निचोड़ जिसको हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि आपसे सम्मुख आकर के सबको रूबरू कराएं और जिनके पास जो बेस्ट रहा है उसको आपके सामने रखें। इसको बहुत चरणों में हमने डिज़ाइन किया है। आप ध्यान से इन सब चीज़ों को सुनेंगे और जहाँ ज़रूरत हो वह कॉपी पेन भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आज कई सारे बिंदुओं पर, लगभग 13-14 अलग अलग बिंदुओं पर जो एक बच्चे के लिए एक सफलता प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण है, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हर फैकल्टी के द्वारा चर्चा की जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपके जीवन में अत्यधिक उपयोगी आज की सेमिनार साबित होगी। तो मैं सबसे पहले इस क्रम में ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे लिया जाए, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और कैसे ऑनलाइन एजुकेशन में अपने आप को ढाला जाए, इस बिंदु पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मिस्टर पीएन सर जो फिज़िक्स फैकल्टी है, आईआईटी और मेडिकल दोनों विंगों में अपनी फिज़िक्स टॉपिक्स को देखती हैं। तो मैं चाहता हूँ बगैर देर किए, क्योंकि पिछली मीटिंग में अपन ने लगभग 1.5 घंटे में भी अपन पूरा नहीं कर पाए थे, तो इस बार अपन पूरा सब टीचरों को सुन पाएँ, इसके लिए मैं पीएन सर को आमंत्रित करता हूँ कि मिस्टर पीएन सर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप अपने बच्चों को प्रकाश डालें। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर। पहले तो सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम ऑन दिस सेमिनार। और सबसे पहले हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में हाउ टू स्टडी ऑनलाइन स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन स्टडी कैसे करें उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि व्हाई स्टडी ऑनलाइन स्टडी क्यों जरूरी है।
आप हायर एजुकेशन में जाओगे, आगे किसी भी तरह की आप पढ़ाई करते हो, वेदर गो टू IIT, वेदर गो टू द मेडिकल कॉलेज, MBBS डूइंग, देन यू मस्ट हैव टू डू ऑनलाइन एजुकेशन। आपको हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर में मिलने वाली है। जो आने वाला टाइम है आपके लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ना कि खाली इंडिया की, ऑनलाइन एजुकेशन का ही आने वाला टाइम है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को आपको अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट करना ही होगा, एंड इट इज ए नेसेसरी। जैसे कि सारा रूटीन है, वैसे ही आपके रूटीन में एक ऑनलाइन एजुकेशन का भी रूटीन होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि क्यों जरूरत है। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि करनी कैसे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लिया और आपका काम हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो लेक्चर देखते टाइम सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने साथ एक कॉपी और पेन रखना है और प्रॉपरली वीडियो को पॉज करते हुए सब कुछ नोट करते हुए चलना है, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करने। तो खाली वीडियो लेक्चर देखना ही नहीं है, साथ साथ नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर आप अलग से नोट्स बनाओगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उतना बेटर नोट्स आप बना नहीं पाओगे। इसलिए साथ में ही आप नोट्स बनाते चलो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपने साथ एक डायरी को मेंटेन करो। इंस्टेंटली आपको वीडियो के किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस पॉइंट को आपने डायरी में मार्क कर लिया, नोट कर लिया, एंड एट द टाइम ऑफ डाउट आप उसको क्या करो, पूछ सको। वापस से आपको रिविजिट नहीं करना पड़े वीडियो को डाउट पूछने के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप घर के किसी एक कोने में एक शांति प्रिय जगह, जो कि जहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंस नहीं हो, उसे आप सर्च कर लें, उसे आप ढूंढ लें और रेगुलरली उसी जगह पर बैठ करके आप डेली वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करें। जैसे कि आप क्लासरूम में एक फिक्स एटमॉस्फेयर में क्लास को अटेंड करते थे, ऑफलाइन क्लासेस। अच्छा, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि जिस टाइम आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो उस टाइम पर आपके मोबाइल में किसी भी तरह का कोई भी पॉपअप नहीं आना चाहिए। नॉट व्हाट्सएप, नॉट फेसबुक, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपने उस पर टच कर दिया और आप किसी दूसरे इंटरफेस पर चले गए और आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। सो इट इज मीनिंगलेस। ओके, सो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आप अगर चाहें तो इसके लिए आप किसी ऐप ब्लॉकर को भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि उस टाइम ड्यूरेशन में किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग द ऑनलाइन एजुकेशन इन सच अ वे दैट इज मोर देन बेटर, फार बेटर देन द ऑफलाइन एजुकेशन, इस बात को आप ध्यान रखें और इसी तरह से आप पढ़ाई को करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन आज के युग में क्यों ज़रूरी है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं बच्चों की ये ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन शुरू होने के बाद भी कंटिन्यू की जाएगी। वैसे अपन ने देखा है कि लगभग एक बालक का पौन घंटे स्कूल घर से स्कूल आते वक्त, पौन घंटे घर छुट्टी के बाद घर पहुंचने के वक्त, 1.5 घंटे ये हो गया, और हर पीरियड के बाद में 5-10 मिनट वेस्ट होता है। तो अगर अपन पूरे वेस्ट टाइम का अगर टाइम टेबल का अगर एक रिकॉर्ड रखें तो लगभग 2.5-3 घंटे एक बालक का वेस्ट हो जाता है। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में अपन देखें कि एक बालक को बहुत महत्वपूर्ण 2.5 घंटे उसको अतिरिक्त पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन का ही प्रभाव है। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है जो पीएन सर ने बताई। देखो बच्चों की अब आपको ऑनलाइन सिस्टम को अप्लाई अपने में शामिल करना ही करना है। आप अभी आगे चल के बीटेक करें, एमबीबीएस करें, आप ये तय मानिए कि आगे की जो स्टडी प्लान होगी उसमें ऑनलाइन का बहुत बड़ा रोल होगा। आप पीछे रह जाएंगे, भले हम करें स्कूल खुल जाएंगे, चीज़ें हम बाद में उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर चला पाते हैं तब भी इसकी प्रमुखता अब हमेशा आपकी लाइफ टाइम बनी ही रहेगी। तो ये तो दिमाग में बैठा लें, जो लोग देर से समझेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो हम इस क्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे। पीएन सर से काफी इससे पहले मैं कह दूं, ये संजय मीणा और ये कुछ और बच्चे ये सोते सोते लेक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम बैठ तो जाइए। आप इतना आराम भी मत आइए कि हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं और आप लोग बेड पर लेटे हुए हो, ये तो अच्छी बात नहीं लग रही है कुछ। तो मैं अब इस क्रम में चाहूँगा कि देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी का कितना ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये कैसे मेंटेन की जा सकती है। तो मैं चाहूँगा 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे जो है बॉटनी फैकल्टी श्रीमान आशीष सर आएँ और आपके सामने इस बात को लेकर के बिंदु रखें कि रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहता है। श्रीमान आशीष सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे? बेटा,
रेगुलरिटी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप लोग रेगुलरिटी को लेकर के नहीं आओगे, जब तक आप लोग रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं करते हो, तब तक बच्चों आप अपने जीवन के जो गोल हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसकी आप प्राप्ति नहीं कर सकते। आप रेगुलरिटी का मतलब खाली पढ़ाई के लिए नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन का आपने कभी ज़िंदगी में अपने ऐसा किया है कि आप लोग खाना भूल गए हो? आपको खाने का समय तो एकदम ध्यान रहता है, आपको सोने का टाइम अपना एकदम याद रहता है, या आपको सुबह के समय कहीं जाना हो, मतलब आपको 4 बजे कहीं निकलना हो, तो आप लोग क्या करते हो? रात भर सो नहीं पाते हो। नहीं, सुबह के टाइम 4 बजे उठना है, हमें दिल्ली घूमने के लिए जाना है, हमको जयपुर घूमने के लिए जाना है। आप लोग क्या काम करते हो? पूरी रात अपने आप ही आपका माइंड ऐसा सेट हो जाता है कि आप जो है बिना अलार्म के 4 बजे से पहले एकदम आप उठ जाते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, आपको जयपुर के लिए जाना, आपको दिल्ली घूमने के लिए जाना है। क्यों? आपने अपना माइंडसेट जो है बच्चों इस प्रकार से तैयार कर रखा होता है, कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार का जो माइंडसेट है आपको अपनी पढ़ाई के लिए तैयार करना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के अध्ययन करना है, तो मुझे उठना ही है। आपको किसी अलार्म की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही मतलब में ये हो जाए कि आप अपने आप ही 4 बजने से 5 मिनट पहले आप अपने आप ही उठ जाएं। जैसे कि आप कहीं जाने के लिए अपना आप उठ जाते हैं, कि दिल्ली जाना है, जयपुर घूमने के लिए जाना है, तो पूरी रात नींद नहीं आती है। एग्जाम होता है ना सुबह के टाइम, जब 7 बजे एग्जाम होता है, तो पूरी रात क्या होती है? डर लग रहता है, नहीं कि हमें पूरी रात आप अध्ययन करते हैं, है ना, और आप सोते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, और जब तक आप इन चीजों को लेके नहीं आएंगे, रेगुलरिटी को लेकर जब तक आप लोग नहीं आगे चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो है चीजें आपके साथ अच्छी होने वाली नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना फ़ायदा आपको इस ऑनलाइन में हुआ है, इस चीज़ों को आप अपने टाइम टेबल को तैयार करने में लगाएं। अच्छे से अच्छे ढंग से जिस समय आप पढ़ना चाहते हो उस समय आप पढ़ें, जो भी आपको सुटेबल लगता हो, लेकिन उसकी रेगुलरिटी को आपको बना के रखना है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपने द्वारा बनाया गया आपकी इच्छा का जो आपको टाइम टेबल आपको लगता हो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक बोर्ड नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इस टाइम से इस टाइम तक फीस पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि अगर आपने किसी भी टाइम टेबल को 21 दिन तक फॉलो कर लिया लगातार, बिना बीच में ब्रेक लिए, संडे को भी नहीं, पूरे के पूरे 21 दिन अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ में उस टाइम टेबल को जो आपके द्वारा बनाया गया अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप फिर उसको पूरे साल जारी रख सकते हैं। आप में ऐसी पावर आ जाएगी, आप में ऐसी क्षमता आ जाएगी, लेकिन आपको इस चीज को कैरी करना है, ठीक है। तो ये जो रेगुलरिटी है बेटा, इसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे आशुतोष सर आए और इस बारे में कुछ और। तो रेगुलरिटी को लेकर के सर ने जो बात बताई है, ये वास्तव में बहुत काबिले तारीफ बात है कि बिना रेगुलरिटी के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर ने जो बात बोली है, मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने सुनी होगी। सभी फैकल्टी महानुभाव अपना बेस्ट अनुभव रखने वाले हैं। आप इतना अलर्ट रहो कि कोई शब्द ना छूट जाए, और जब ये 10 से 15 बेहतरीन अनुभवी लोग आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं और उसमें आप चूक गए ना, एक कोई विजेंद्र सर जी हैं, वो लेटे हैं साहब, एक मोहित चौधरी साहब लेटे हुए हैं। अब तुम्हें देख करके हमें लेटने का मन कर रहा है भाई साहब, थोड़ा समझो बात को यार। विजेंद्र मीणा सो रहा है बेटा, देख जगलो बेटा, है ना, जगलो। चलो, तो अब हम चाहेंगे कि अपनी प्रिपरेशन में असाइनमेंट का, डाउट सेशन का, डीपीपी सॉल्व करने का किस तरह का बेहतरीन प्लान रखना चाहिए ताकि हम बेस्ट प्रिपरेशन रख सकें। तो इस दिशा में मैं चाहूंगा श्रीमान शक्ति सर अपनी बात रखें। वेलकम टू शक्ति सर। थैंक यू सर। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। यस, अगर आप शब्दों पे ध्यान देते हैं और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में एक दिन आप ऐसा बन भी जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। बात यहाँ पे सीधे मुद्दे की करते हैं बेटा। कोई भी व्यक्ति जो है एज ए स्टूडेंट 3 गलतियाँ कर सकता है, और वो क्या होती हैं? सबसे कॉमन गलतियाँ हैं। सबसे पहली मिस्टेक हमसे ये होती है कि जब क्लास में हमारा लेक्चर चल रहा होता है, या अभी जैसे ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, तो उस लेक्चर के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन जो है वो
कम होता है, या फिर आप पूरा लेक्चर जो है वो उसी 100% कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखते हैं जिस प्रकार से आप अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की मूवी जो है वो देख रहे होते हैं। तो पहला कंसंट्रेशन अगर आपका ब्रेक हुआ तो उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि लेक्चर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जैसे आप रणबीर कपूर कटरीना को देखते हैं, ऐसे ही आपको अपना टीचर जो है उस लेक्चर के समय डेफिनेटली सुनना है ध्यान से। पहला हुआ कंसंट्रेशन। दूसरी गलती आपसे ये होती है कि अगर आपने लेक्चर सुन लिया है तो कुछ बच्चे मानते हैं कि यही हमारा काम फिनिश हो गया है, क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमने जो एक बार बात सुन ली वो तो बिल्कुल मिट ही नहीं सकती, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो स्टोर हो चुकी है, जैसा कि नहीं होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते होंगे, भूलने की बीमारी सबको है, ठीक है क्या। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दूसरा काम आपको क्या करना है कि वो जो आपको लेक्चर सुना है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई होमवर्क, उससे रिलेटेड उसका असाइनमेंट, नोट्स या फिर एक्सरसाइज जो है वो आपको रोज मिलती है या आपको दे दी जाती है, तो वो आपको डेफिनेटली करनी होती है। टाइमली, विद टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वर्क जो है वो बढ़ता जाता है। तो दूसरा काम आपने क्या किया, आपका होमवर्क और असाइनमेंट डेली आपको इसी तरह करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि आप डेली टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो है वो करते हैं। तो यहाँ भी कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी जो पहले सर ने बताई वो यहाँ भी आ जाती है। कई बच्चे इस दूसरे स्टेप को भी पूरा कर लेते हैं। अब बात आ जाती है थर्ड स्टेप की, जहां पे लगभग सैचुरेशन पॉइंट स्टूडेंट का आ जाता है, और वो ये कि सर चैप्टर क्लास में भी पढ़ लिया, घर पे भी वो एक बार हमने देख लिया, होमवर्क भी कर लिया, असाइनमेंट भी कर लिया, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो हमें समझ नहीं आते हैं, यानी कि डाउट, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमसे नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, उनको आप टाइमली अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करके पूछ पा रहे हो या नहीं। और पूछने पाने की तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, डेफिनेटली आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। फ़ोन नंबर अभी इस टाइम पे हमारा लगभग हज़ारों लोगों के पास जो है वो जा चुका है, व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, ऐप जो है हमारा इतना शानदार काम कर रहा है, डाउट पे वहाँ पे आप फोटो खींचो, टाइप करो, कैसे भी। तो थर्ड जो मिस्टेक है वो ये है कि आपको डाउट जो है वो भी टाइमली कंप्लीट करना है, टाइम रहते रहते कंप्लीट करना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक ऑर्डिनरी वर्क यहाँ पे क्या है कि 4 से 6 घंटे सर मैं डेली पढ़ लेता हूँ, जो मेरे को पढ़ाया जाता है वो, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क यही होता है कि वो 4-5-6 घंटे निकालने के बाद अब आप अपने असाइनमेंट को, नोट्स को और अपने डाउट जो है उन्हें टाइम पे क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। विद डाउट और साथ में रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो लास्ट में आप ऐसा सोच पाएंगे, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि अब अगर जेईई नीट का एग्जाम आज ही हो जाए ना भाई साहब इस टॉपिक का, तो उसमें तो मैं 100% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आऊंगा ही आऊंगा, और वो मेरे सही भी होंगे, साथ में नेगेटिव नहीं होंगे। तो लास्ट में मेरी बात खत्म करना चाहूंगा एक कोट के साथ, खुद को देखो छोड़ दो दुनिया में क्या होता है। मैं कहता हूं खुद को, बिल्कुल मैं ही कहता हूं, बनाया हुआ है, खुद को देखो छोड़ दो दुनिया में क्या होता है, जागो तुम क्या लेना तुमको कोई जो अगर सोता है, जागो तुम क्या लेना तुमको कोई जो अगर सोता है। तो कंसंट्रेशन, होमवर्क, डीपीपी, असाइनमेंट, नोट्स और लास्ट में डाउट। थैंक यू। तो ये सर ने देखिए इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि असाइनमेंट, डाउट्स, ये सब चीज़ें कितना महत्वपूर्ण होंगी आपकी इस प्रिपरेशन मोड में। मैं यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ बच्चों कि आप जब सारी प्रिपरेशन कर लेते हो उसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है पेपर देने का, टेस्ट पेपर देने का। मैं इस पहलू पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एज ए फिजिक्स फैकल्टी मैं आपको बताऊं कि पेपर देना आना भी अपने आप में एग्जाम की बहुत बड़ी प्रिपरेशन है कि उसको हम किस फेज में देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे पेपर की तैयारी पेपर से पहले कर रहे होते हैं, और मैं उसमें कहना चाहूँगा कि असली तैयारी आपकी कहाँ होती है, मैं इस पर फोकस डालना चाहता हूँ। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था, बहुत बच्चों ने कहा था सर कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे की जाए कि हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें। तो मैं देखो यहाँ कहना चाहता हूँ कि सही मायने में ना पेपर की तैयारी तो उस दौरान हो रही होती है जब कोई टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है, आप उसका लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप फिर उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसी समय सही प्रिपरेशन हो रही होती है। आप एक कॉन्सेप्ट आया, आपने सीखा, न्यूमेरिकल लगाए, तो उस समय ये सोचते हो कि आप ये क्वेश्चन अगर एजिजिट वहां आता है पेपर में तो मैं कर दूंगा, इसके जैसा आता है तो मैं कर दूंगा। आप 2-4 और न्यूमेरिकल लगाइए उसके जैसे, फिर आप ये तय कर लीजिए कि हमने 10 लगा लिए, 20 लगा लिए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगा सकें उस टाइप के, और आप ये तय कर लीजिएगा कि मैं उसके क्वेश्चन वहाँ लगा सकता हूँ। उसी समय तैयारी फिक्स हो जाती है। उसके बाद आप रिवीजन अगर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर बात होगी, लेकिन ये मान के चलें कि तैयारी तो उसी दौरान हो गई। पेपर को अच्छा और बुरा तब नहीं किया जा सकता जब आप पेपर दे रहे होते हैं, नहीं, ये तय तो तभी हो जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं। ये तो कोई एक फासला होता है, 15 दिन बाद पेपर है और हम 15 दिन पहले उस पेपर का जो सिनेरियो है वो तय कर चुके हैं कि पेपर कैसा जाने वाला है, और वहां अच्छी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हमने अच्छे से स्टडी नहीं की, 2-3 दिन बाद हमने उसको पढ़ा, फिर 6-7 दिन बाद पढ़ा, रिवाइज कर लिया, सब उल्टी सीधी प्रिपरेशन करके हम पहुंच गए, और अब हम सीरियस हों, हम सोचें कि पेपर अच्छा चला जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पहली बार आपके सामने आए तो आप उसको ढंग से पढ़ें, ढंग से सुने, ढंग से तैयार करें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। और आप ऐसा करें, मान लीजिए
लीजिए 10 टॉपिक पर पेपर आने वाला है, तो 10 टॉपिक में 5-6 टॉपिक तो इतने बेहतरीन कर लें आप, उनको इतने बार पढ़ लें कि आपको उत्सुकता होने लग जाए कि यार ये टॉपिक तो मैं बहुत अच्छे से आ गया है, इसका यदि क्वेश्चन आता है तो मैं फिर कर ही दूंगा। तो आप तो ये तक आपको फील आने लग जाएगा काश जल्दी से पेपर मेरे सामने आए। और मैंने 6 टॉपिक तो बहुत ढंग से तैयार कर रखे हैं, 2 वाले मारे थोड़े से नॉर्मल प्रैक्टिस में किए हुए हैं, 1-2 में थोड़ा डाउट है तो आपको डर लगेगा कि यार वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन ना आए तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि 6-7 आपके जरूरत से ज्यादा तैयार हैं तो आप उस पेपर को मतलब पेपर को जल्दी अटेम्प्ट करने की इच्छा आप में होगी, बजाय इसके कि आप पेपर को लेकर डर रहे हो। एक तो ये फेज है। दूसरा मैं रखना चाहूंगा अपनी बात कि कई लोग पेपर देने के बाद उस पेपर की कोई महत्वता नहीं समझते। मैं मानता हूं पेपर देने के बाद जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चनों पे आपको काम करना चाहिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। मान लो 60 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए, या आपके 50 क्वेश्चन में से आपके 10 क्लियर नहीं हुए, 20 क्लियर नहीं हुए, तो 30 आ गए, 20 नहीं आए, 40 आ गए, 10 नहीं आए। तो जो नहीं आए उन पे आपको काम करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को पिक करना चाहिए, कहां गड़बड़ हुई है, पढ़ने में गड़बड़ हुई है, हम इसको समझ नहीं पाए, या हम इसका कॉन्सेप्ट हमारा तैयार नहीं है, हमने इस तरह की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, क्या आखिर कमी कहां है। और अगर पेपर देने के बाद आप फोकस करते हैं ना तो भी ये प्रिपरेशन का ही पार्ट है, हम इसे छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, इस समय अगर अपने दिमाग में लेकर जाएं तो 90% स्टूडेंट्स की हालत यह है कि पेपर देने के बाद उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं समझते, अभी वो प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं है। आप जब तक सोचते हैं एग्जाम हॉल तक जाना, पेपर देना और बस वही एक प्रक्रिया पूरी हुई है, नहीं, हम ये जो पेपर ले रहे हैं ये कहीं सिलेक्शन तो करा नहीं रहा है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है। और जब ये प्रिपरेशन का पार्ट है तो फिर ये हमारी तरफ से भी पूरा नहीं हुआ है। आप पेपर देकर आइए, पेपर को देखिए, आंसर की चेक करिए, करेक्शंस देखिए, अपनी कमियां देखिए, उनको सुधारिए, तब हमारा काम कंप्लीट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष इंपॉर्टेंट हैं, पेपर से पहले की प्रिपरेशन और पेपर के बाद की प्रिपरेशन। तो आप आगे से ऐसा करें कि पेपर, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे आपको कि पेपर देने के बाद बहुत कुछ सीख लेते हैं, भले वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन पेपर देने के बाद उन्होंने चीजें तैयार कर ली और अगले एग्जाम में जब अगर वो चीजें आती हैं, रिपीट होती हैं, तो वो और ढंग से कर पाते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि हमारी पिछली प्रिपरेशन में, उन 15 दिनों की प्रिपरेशन में क्या कमी रही। तो मेरा पहला सुझाव तो यह है, आपको टेस्ट पेपर देने के और अच्छे सुझाव समय समय पे आते रहेंगे। आज का सुझाव मेरा यही है कि आप पेपर देने से पहले एक तो जिस दिन क्लास शुरू हो, टॉपिक शुरू हो, न्यूमेरिकल शुरू हो, वहां पर पूरा जोर देना है, फिर रिवाइज कर लेना है आपको चीजें, और उसके बाद पेपर देने के बाद जरूर फोकस करना है। मैं यहीं से अपने इस बात को खत्म करना चाहता हूं। हम चाहेंगे सभी फैकल्टी महानुभाव आए आपके सामने, और इसी बीच में हम एक चीज जानना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुन रखा है कि किसी को फॉलो करना, अपने गुरुजनों को फॉलो करना, हमें बताए गए रास्तों पे कितना अमल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके क्या नुकसान फायदे होते हैं, उस बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्टर सर श्रीमान उमेश शर्मा सर आएँ और ऐसा कोई तरीके से हमें ये बताना चाहें कि हमें आखिर किसी को फॉलो करना या गुरुजनों को फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसा हमारे दिमाग में बात बैठ जाए बस कि यदि हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उनका अपना एक तरीका हो सकता है। तो मैं चाहूँगा श्रीमान उमेश शर्मा सर। बेटा, हर बार ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जिनको हम जिस हिसाब से मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं वह उस तरह से वो नहीं करते, उसमें कुछ अपना एक नया दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं। बात कुछ यूँ कहूँ कि एक बार ये सत्य घटना भी है अपने पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो नंदी महाराज को तो आप जानते होंगे, जो भगवान शिव की सवारी है। नंदी जी एक बार भगवान शिव से कहने लगे कि महाराज आप बहुत सालों से यहीं विराजमान हो मूर्तिवत, आप कहीं भ्रमण कर आओ और आप मेरा रूप धारण कर लो और आपकी जगह मैं बैठ देता हूँ कि कोई मंदिर भक्त, जब कोई भक्त मंदिर में आएगा तो उसको कोई लगेगा नहीं। तो भगवान शिव ने उनको कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे भक्तों को संभालना है। बोले नहीं महाराज, आपको बहुत साल हो गई बैठे हुए यहाँ। तो जब नंदी ने बहुत रिक्वेस्ट की तो भगवान शिव राजी हो गए और भगवान शिव ने नंदी का रूप धरा और वह विचरण करने के लिए जंगल में चले गए और भगवान शिव की जगह नंदी जी जो है उस मूर्ति में विराजमान हो गए। संयोग से एक आदमी, पहला आदमी जब भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा तो उसकी जेब में से एक मोटा पर्स जो है झुका, तो वो मोटा पर्स निकल चुका था, वो नीचे गिर गया। नंदी को वो नज़र आ गया जो भगवान शिव की मूर्ति में थे उस वक्त। तो नंदी को जब वो नज़र आ गया, नंदी का मन किया एक बार कि इसको बता दूं
लेकिन उनको तुरंत ये बात याद आई भगवान शिव की कि आपको किसी भी भक्त को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि भगवान शिव यही कह करके गए थे कि किसी से कुछ बोलना नहीं है। तो एकदम जब नंदी को ये बात याद आई तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया और वह पर्स उसका वो वहीं गिरा रह गया और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। कुछ क्षण बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है। वो दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब फटेहाल होता है। वो भगवान से अपने रोजगार की तलाश में आता है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करता है और जैसे ही वो नीचे झुकता है भगवान को ढोक देने के लिए, तैसे ही उसको वो पर्स दिख जाता है। तो वो उसको भगवान की अनुकंपा मान करके उसको जेब में रख लेता है कि प्रभु ने मुझे साक्षात कृपा की है। नंदी को उस समय लग रहा होता है चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो इसका भरण पोषण हो जाएगा, ये गरीब आदमी है। तो नंदी उस समय कुछ नहीं बोलता है और वह उस वचन से भी बंधा हुआ है कि उसको बोलना नहीं है। तीसरा आदमी आता है, एक व्यापारी जो समुद्र यात्रा पर जाने वाला है, वो भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आता है। तो जब वह मंदिर में अपनी पूजा अर्चना कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त क्यों न वह पहला आदमी पुलिस के साथ उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां की वह व्यक्ति थोड़ी देर पहले पूजा करके गया था और उसका पर्स गिरा था। तो वह व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ मेरा पर्स गिर गया था और अब यह व्यक्ति जो फिलहाल पूजा कर रहा है ये इसी के पास होगा और इसी ने इसको कहीं छुपाया होगा या किसी को दे करके भेज दिया होगा। और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जब उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में हो रही होती है, ठीक उसी समय नंदी को लगता है कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादती हो रही है। नंदी को भगवान शिव की जो प्रतिज्ञा दिलाई थी कि बोलना नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, यानी इस व्यक्ति का पर्स तो कोई और लेकर के गया है और सज़ा इसको होने वाली है। तो वह क्या करता है, नंदी वहीं से ही भगवान शिव की मूर्ति से बोलता है कि नहीं, यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने पर्स चुराया है, पर्स लेने वाला तो फला फला व्यक्ति है। और फिर पुलिस उसको छोड़ देती है और उस फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। जब भगवान शिव शाम को लौटे अपने मंदिर में तो नंदी से नहीं रहा गया। तो नंदी ने कहा कि भगवान, आज एक बहुत अनर्थ होते होते मैंने बचा लिया। भाई क्या अनर्थ होते बचा लिया? तो उन्होंने पूरा वाकया सुनाया कि किसी का जो पर्स गिराया था उसको कोई और जो आपका जो भक्त था उसको चुरा ले गया, सज़ा किसी और को मिलने वाली थी। तो अंत में मुझे ये कहना ही पड़ गया कि नहीं, ये पर्स इसने नहीं चुराया है और मैंने जिसने चुराया है उसको ही सज़ा दिलवाई और जिसने मतलब क्या है कि जो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी उसको मुक्त करा लिया। उसने कहा, अरे नंदी, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तूने उस सृष्टि के नियम को मैंने किसके लिए क्या सोच रखा है उसको तूने चेंज कर दिया। यानी उस व्यक्ति को जो समुद्र यात्रा पर जाने वाला था उसको मुझे जेल में इसलिए भेजना था क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वह व्यक्ति अपनी जान गंवा देगा। और मैंने किसको क्या सोच रखा है ये आपने सब बेड़ा गर्क कर दिया। खैर जो भी है, लेकिन इस कहानी से ये सबक मिलता है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी ऊपर आकाशवाणी हो यानी भगवान का आदेश हो या गुरुजनों का आदेश हो तो उसको एज इट इज़ मानना चाहिए, उसमें अपना ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। होता क्या है कि अब पढ़ाई चल रही है, बच्चे कंपटीशन पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं और हमने एक वे में उनको पढ़ाया और कहा कि नवंबर के बाद में आपको स्टेट बोर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं उनको स्टेट बोर्ड की अलग से किताबें देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता इसके उलट है। होता क्या है, बच्चा सिलेबस, जो बच्चे फाउंडेशन में पहले किन्हीं कारणों से अच्छा नहीं पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा फाउंडेशन तो बिगड़ ही गया, क्यों ना हम स्टेट बोर्ड को अच्छा करने का प्रयास करें। तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई जिस वे में उन्होंने पहले पढ़ा है उसको छोड़ करके एक नए तरीके से नए किताब उठा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो स्टेट बोर्ड का एक अच्छा रिजल्ट देने की उनके मन में ख्याल आ जाता है। वो भूल चुके होते हैं कि वो न केवल कंपटीशन का रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं एज वेल एज बोर्ड का भी रिजल्ट बिगाड़ने वाले हैं। और ऐसा हर साल देखने को मिलता है। बच्चे, हम जो जैसा कहते जाएं आपके गुरुजन, आपको ब्लाइंडली बस उस नंदी की तरह फॉलो नहीं करना है कि वो अपनी कुछ दिमाग लगा दे। बिल्कुल भगवान शिव ने कहा है कि बिल्कुल ऐसे करना है, तो वैसे ही गुरुजन जैसे आपसे कहें करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आपके गुरुजन आपको आज मार्गदर्शित करेंगे, ये आपके जीवन का बहुत ही रोमांचक और अविस्मरणीय पल होंगे और आपको वो सीखने को मिलेगा जो कई बार कई सालों तक बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में आने से भी नहीं मिलता है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने जो एक चीज़ बताई कि हमें
अपने गुरुजनों को फॉलो अप करना चाहिए, वो जैसा हमें गाइड करें वैसे चलना चाहिए। बात सही है, जैसे पीएन सर ने आपको बताया कि ऑनलाइन की प्रमुखता बहुत बेहतर ज़रूरी है और हमेशा के लिए अब रहेगी। आशीष सर ने बताया कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। शक्ति सर ने बताया डीपीपी असाइनमेंट और डाउट ज़रूरी हैं। मैंने आपको टेस्ट पेपर की बात बताई और उसी क्रम में उमेश सर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ ये बात बताई कि हम सब जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं हमें फॉलो करना चाहिए। अब आपको इतना बेहतरीन तरह से समझाया सर ने, मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। लेकिन मैं इसके आगे अब यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या प्रिपरेशन में एक बच्चे का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर कितना मायने रखता है, उसका स्वभाव। जैसे मैं अभी इन दिनों में एक बच्चे से मिल रहा हूँ, मैं आपको ताज्जुब करोगे, हम पूरे दिन में 1-2 बार तो उस बच्चे की बात ही कर लेते हैं। बच्चा आजकल यहाँ आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वरना हो सकता है बच्चे पे थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट गलत पड़ जाए, तो मैं आप सभी बता दूँ आप बच्चों को कि एक बच्चा आता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कभी कभी यहाँ पर आकर के डाउट पूछता है, पढ़ता रहता है, और हम सब उसके स्वभाव से, उसके पूछने के तरीके से, उसकी मेहनत से, मतलब मेहनत, स्वभाव, बिहेवियर, सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड हैं कि हम उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं। तो हम इस पर चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा प्रकाश डाला जाए हमारी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कि स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है बच्चे के कैरियर बनाने में और बनने में, ये कितना ज़रूरी है आखिर हमारी लाइफ में। तो मैं चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट के एचआरडी हेड श्रीमान हरीश चतुर्वेदी सर, जो कि केमिस्ट्री के एचओडी भी हैं, आपके सामने आएँ और इस पर प्रकाश डालें कि स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है। श्रीमान हरीश चतुर्वेदी सर। हाँ, थैंक यू आशुतोष सर। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सो रहे हैं, धीरज मीणा, अनुज मीणा और कुछ एक स्टूडेंट्स और हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर लें और उस मुद्रा में आ जाएं जिस मुद्रा के लिए अभी हम यहाँ उपस्थित हैं। चलिए देखिए, तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ विद्यार्थी जीवन में व्यवहार का क्या महत्व है और इस व्यवहार के महत्व से आप कितनी ऊंची ऊंची उपलब्धियों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम व्यवहार की बात करें, विद्यार्थी जीवन के लिए किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, तो सबसे पहली बात आती है आपका व्यवहार आपके माता पिता, आपके गुरुजनों और आपके पड़ोसियों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सुभाषितानी से लिया हुआ संस्कृत का श्लोक बताता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। श्लोक है आपका, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवितः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये श्लोक का अर्थ क्या है समझिए आप। जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र व सुशील होता है, प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता व गुरुजनों की सेवा करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में 4 महत्वपूर्ण गुणों की वृद्धि होती है। आयु, वो बहुत दीर्घायु प्राप्त होता है। उसकी विद्या, बुद्धि में वृद्धि होती है। यश, कीर्ति उसकी सारे संसार में फैलती है और उसके बल में वृद्धि होती है। आपने मानव जीवन लिया है और ये 4 गुण यदि आपके वृद्धि हो गए, ये 4 गुण यदि आपको अच्छी तरीके से उपलब्ध हो गए, मिल गए, आयु, विद्या, यश और बल, तो आपने अपनी मानवता साकार कर ली है। शिक्षित मनुष्य जो है वो संस्कारहीन यदि है तो वो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर फिसल जाएगा। और यदि आपके पास शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार यदि उपलब्ध है तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। आप विद्यार्थी रूप में हो, इस समय आपके सामने सबसे पहला आपका ईश्वर जो है वो है आपके माता पिता। आप एक बार जब अपने माता पिता की तरफ सीरियस होकर देखोगे तो आपकी अंतरात्मा से आप बोलोगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत पर, उससे मिलने वाले परिणामों पर सबसे पहला हक जो है वो मेरे माता पिता का है। आप उनको यदि ईश्वर की तरह साक्षी मानकर चलोगे, नित्य प्रतिदिन सुबह उठते हुए उनको प्रणाम, उनके सादर चरण स्पर्श करोगे, गुरुजनों को ब्लाइंडली फॉलो करोगे। ये बात मैं बहुत अच्छी कह रहा हूं। मैंने एक सेमिनार में सुना था 2017 का IIT एडवांस एयर 1 जो था, उससे जब ये पूछा गया था कि क्या कारण है जो आपने एयर फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अचीव किया एडवांस के अंदर, तो उसने केवल एक लाइन बोली थी, शॉर्ट एंड स्वीट, कि मैंने गुरुजनों को ब्लाइंडली फॉलो किया है, मैंने मेरे IIT JEE मेंटर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया है। तो आपको पहले तो अपने माता पिता का प्रतिदिन सम्मान करना है, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखना है, गुरुजनों के प्रति बहुत अच्छा आदर व्यवहार आपको रखना है। गुरुजन आपको हर तरीके से इस प्रकार से मोटिवेटेड करते हैं, इस प्रकार से आपको शिक्षित करते हैं कि आप जीवन के किसी भी आयाम में कहीं रुके नहीं।
और आपका आपके पड़ोसियों के प्रति भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट आपके पड़ोसी है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप अच्छे रैंक होल्डर हैं, आप अच्छी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन चुके हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है तो आप इस समाज के लिए कभी रोल मॉडल नहीं बन सकते। आपके पड़ोसी ही कहेंगे कि बहुत अच्छे पद पे कार्य कर रहा है, लेकिन आप रोल मॉडल नहीं हो, आपको पूछने तक नहीं आएंगे। इस बात का पता चलता है जब आदमी जीवन से चला जाता है। उस टाइम पर जब जाकर पूछा जाता है कितने लोग उपस्थित थे आपकी मैयत में, तो बोला जाता है 4 लोग उपस्थित थे, उसके घर वाले बस। तो आपका व्यवहार अब आपके कॉर्पोरेशन लाइफ में जब आप इंजीनियर बनोगे वहां कैसे काम आता है। यदि आपने बहुत अच्छा व्यवहार सीखा है तो आप जिस कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जाओगे तो सिंपल सी बात है, आप इंजीनियर बने हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप IIT क्रैक करके गए हो। वहां यदि आपका व्यवहार खराब है, आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, चलने नहीं देते हैं कंपनी में किसी की, तो ऐसी स्थिति में आपके संस्कार ही तो आपके व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एक व्यक्ति के संस्कार से उसका व्यक्तित्व झलकता है और व्यक्तित्व उसके व्यवहार के बारे में बताते हैं। और यदि अब वहां आपका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तो हो ही पहले से गुणों में, व्यवहार यदि अच्छा है तो आपको अपने आप नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयां वहां आप प्राप्त करते जाओगे कंपनी के अंदर। मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर गेम है और एक से एक क्रिकेटर हुए हैं, एक से एक, लेकिन गॉड ऑफ क्रिकेट का ऑनर जो मिला है वो एक खिलाड़ी को मिला है, केवल सचिन रमेश तेंदुलकर को। उसका रीजन क्या है? सचिन क्रिकेट में तो बहुत परफेक्ट हैं, उनसे भी बहुत परफेक्ट खिलाड़ी हुए हैं, जैक कालिस, इवन विराट कोहली, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बट सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट का ऑनर जो मिला है उसका रीजन देखिए आप, उनका व्यवहार। जब वो सुबह जागते हैं तो कोई भी नया खिलाड़ी कितना ही जूनियर क्यों ना हो, वो उसके रूम में जाकर गुड मॉर्निंग करते हैं। एक इतना सीनियर खिलाड़ी जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड ने दर्जा दिया है, वो उसको जाकर गुड मॉर्निंग कर रहा है। उसके व्यवहार को देखिए आप। 50 से ज्यादा बार सचिन तेंदुलकर को अंपायर ने गलत आउट दिया, लेकिन कभी सचिन तेंदुलकर ने अंपायर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। क्रिकेट एक बाइबल है, वो उसका धर्म है, वो उसका कभी अपमान नहीं करता, कभी उसने जायज गुस्सा वहां प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए उनको गॉड ऑफ क्रिकेट का ऑनर मिला। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा मैंने बताया है, आप जीवन में इस व्यवहार को उतार लीजिए, क्योंकि सारे लोग आपको शिक्षा की बातें बताएंगे, कंटिन्यू आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे स्टडी करना है, क्या रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कैसे पेपर आपको फोड़ना है, लेकिन आपका व्यवहार एक बहुत अहम चीज है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू AB सर। हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरी टीम सुन रहे हैं सर का स्टेटमेंट, और हम खुद भी बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड हुए सर की लाइनों से, सर के श्लोक से। श्लोक थोड़ा हमें कम समझ आया, लेकिन सर ने उसका एक्सप्लेनेशन क्योंकि दे दिया हमें, और जिस तरह से सचिन का एग्जाम्पल दिया, और जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ भी बन जाइए, बिना अच्छे व्यवहार के सब बेकार है, आप रोल मॉडल नहीं हो सकते समाज के। इतनी बेहतरीन चीज़ें आपने अगर ध्यान से सुनी होंगी तो एक मोमेंट के लिए आपको लगा होगा कि यार ये वो ज्ञान है जो हम पूरी जीवन भर अपने साथ रख सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हरीश सर का, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अब कि आखिर हम सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा आखिर क्या ज़रूरी होता है, कितना जिद्दी होना ज़रूरी है, कितना अपने टारगेट के लिए सजग होना ज़रूरी है, और हम कैसे आखिर अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, क्या हथियार रखने चाहिए, हमें अपने दिमाग में हमेशा क्या चलते रहना चाहिए। तो मैं इस जो है चीज़ को चाहता हूं कि हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD श्रीमान अतुल शर्मा सर को मैं वेलकम करना चाहता हूं। हमारे डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स में HOD सर हैं, आप सब लोगों में से कई बच्चों पढ़ते होंगे जो JEE एस्पायरेंट्स हैं, तो एक बार वेलकम अतुल सर। और मैं आपको बता दूं सर के बारे में कि सर ने कम से कम, बहुत बच्चे वैसे जान चुके हैं, कुछ बच्चे बाद में जुड़े, वो मैं चाहता हूं वो जाने कि सर ने अब तक लगभग 135 फैकल्टीज को ट्रेंड किया। FIITJEE में IITS के हेड रहे, PCB में HOD हेड रहे, और सर का जितना बड़ा अनुभव है, हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम सर के साथ काम करने में गर्व महसूस करती है। हम सब लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी टीम में स्ट्रेंथ आई है फैकल्टी टीम में। तो हम सभी लोगों को भी गर्व है सर पर। आप सभी लोग सर से वो सुने जो आपके जीवन को बदलने में और सही दिशा में ले जाने में बहुत सहयोगी रहेगा। धन्यवाद अतुल सर। थैंक यू आशुतोष सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास रटने में लगे हुए हैं और दूसरे वो जो इतिहास रचने में लगे हुए हैं। Few are those who are screaming the history while few are those who are creating the history। तो आप इस हिस्ट्री क्या चाहते हैं, क्रैमिंग करना चाहते हैं कि क्रिएट करना चाहते हैं, कहाँ पर हैं आप?
तो मैं आज आपको एक सक्सेस का फॉर्मूला देना चाहता हूं कि इतिहास रटना ही नहीं, रचना भी है। कौन वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा, या वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, या वो कौन सा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लोग इतिहास रच पाए, तो वो है जिद। ये जो आपकी जिद होती है ना, ये धीरे धीरे आप इसको बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए और बहुत बड़ा कीजिए, ये जिद ही आपसे इतिहास रचवाएगी। तो ध्यान रहे, हमें अपना जो गुस्सा है ना, उसको अपने रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। कोई सक्सेसफुल आदमी आज जो बहुत सक्सेसफुल है, कभी ना कभी उसको गुस्सा आया और उसने उस गुस्से को अपने संकल्प में परिवर्तित किया। उस संकल्प के पीछे वो इस कदर लगा कि आज वो इतिहास बना के हमारे सामने एक रोल मॉडल है। जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। रतन टाटा, आपने ये जो हमारा टाटा मोटर्स वगैरह आप जो जानते होंगे, उसके ओनर है रतन टाटा। बहुत सालों पहले रतन टाटा का टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न था, वो बहुत ही घाटे में जा रहा था और उन्होंने ये मानस बनाया कि हम इसको सेल आउट कर देते हैं। तो उन्होंने मुंबई से उन्होंने अपनी एक टीम ली और वो पूरी टीम डेट्रॉइट गई और वहाँ पे जो फोर्ड कंपनी आप जानते हैं, फोर्ड मोटर्स, उसके ओनर से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि हम अपना ये जो वेंचर है ये आपको सेल करना चाहते हैं। वहाँ पे फोर्ड के ओनर ने जो सेंटेंस बोले, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इन सेंटेंस को। उन्होंने बोला कि जब गाड़ी आपको बनाना आता नहीं है तो धंधे में आए क्यों? मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि आपका ये जो व्हीकल का डिवीज़न है ये मैं आपको खरीद रहा हूं। ये शब्द इस कदर उनके दिल में चुभे कि उनको लगा बहुत बड़ी गलती हो गई। वहाँ तो वो कुछ नहीं बोले, वहाँ से वो वापस सीधे अपने होटल के रूम में आए और अपने साथियों से बात करी और रातों रात मुंबई वापस डेट्रॉइट से मुंबई गए, अपने हेडक्वार्टर में पहुंचे, मीटिंग ली और सेम डे से उन्होंने ठान लिया कि मैं टर्न अराउंड करूंगा, हर हाल में अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न को उठाऊंगा। फिर दिन रात कड़ी मेहनत से वो लगते गए, साल गुजरते गए। और एक कहावत है, जब इंसान पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाह लेना तो ऊपर वाला भी साथ देता है। वही हुआ, धीरे धीरे फोर्ड मोटर्स के कंपनी बढ़ती गई, शेयर्स बढ़ते गए और एट द सेम टाइम जो फोर्ड के उसके इसका अपना टाटा वाले के तो शेयर बढ़ते गए और जो फोर्ड वाला था उसके शेयर धीरे धीरे डाउन आते गए। 10 साल के बाद जब फोर्ड बहुत डाउन आ चुकी थी, मार्केट में उसका पूरा बहुत बुरा हाल था, तब टाटा ने वहां पे उसको प्रपोजल भेजा कि हम आपके वेंचर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो सोचिए, ठीक जैसे मुंबई से डेट्रॉइट गए थे उस टाइम पे, इस बार फोर्ड वाला अपनी टीम को लेकर डेट्रॉइट से मुंबई हेडक्वार्टर आया और आते ही रतन टाटा के सामने हाथ जोड़ के कहता है, हमारा व्हीकल वाला डिवीजन खरीद के आप हम पे एहसान कर रहे हैं। उस दिन कहा था कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आज कह रहा है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने कोई अभिमान या कुछ घमंड नहीं दिखाया, बड़े आराम से 9600 करोड़ में उनके जैगवार और रेंज रोवर का बिजनेस खरीद लिया और कहा कि कोई नहीं कोई एहसान नहीं, बस ये तो एक बिजनेस डील है। सोचिए, कितना चाहता तो वो वहां पे कह सकता था, पर उसने उस बात को नहीं चाहा। तो एक ही बात आपको ध्यान रखनी बेटा, जिद, वो जो जिद उस दिन उसने कर ली थी ना, वही जिद से उसने अपना पूरा बिजनेस टर्न अराउंड कर दिया। तो जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। आपने एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले अक्षय कुमार की, उसमें एक डायलॉग था, आता माझी सटकली। जिस दिन मैंने मूवी देखी ना बेटा, उस दिन मैं समझ गया जब तक ये सटकली नहीं होगा ना, इंसान रिकॉर्ड नहीं बना सकता है। तो जब तक ये सटकेगी नहीं, सटकने का मतलब क्या है, आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो गई, कोई चीज आपको गुस्सा आ गया, कन्वर्ट योर एंगर इनटू रेजोल्यूशन, बस वहीं से आप समझ लीजिए आपका दिन बदलने वाला है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका सीईओ एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी भी कंपनी में, मतलब आप ये मान सकते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी कंपनी में सीईओ। उसमें उसके जो सीईओ थे वो जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, सत्यम नडेला नाम है उनका, वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे थे यूएस में, तो एक दिन उनका लैब में एक स्लीपिंग बैग रह गया और जब प्रोफेसर एंटर किए लैब में तो उन्होंने देखा ये स्लीपिंग बैग किसका है। तो पता चला कि सत्यम नडेला कई दिनों से घर नहीं गए, रात में सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे सोते हैं स्लीपिंग बैग में और वापस सुबह उठ के अपने प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। इस कदर जब आदमी पागल हो जाता है ना अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तभी वो इतिहास रचता है बेटा। ऐसे लोग बेटा परसेंटेज में नहीं होते, नंबर्स में होते हैं, नंबर्स में। तो आप भी आज छान लीजिए, जिद कर लीजिए अपने आप से, ऐसे जिद कर लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, करना है तो करना है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, कहते हैं कॉलेज से ड्रॉप आउट था। क्या खाक ड्रॉप आउट था? वो आदमी एक दिन में 50-50 घंटे पढ़ जाता है। क्या कैपेसिटी है हमारी, 50-50 कंटिन्यूअस घंटे पढ़ लेता है। दूसरा, जब वो आदमी बेटा पढ़ने बैठता था ना, 72 घंटे तक कंटिन्यूअस पढ़ता था। दूसरी बात, जब वो सोता था ना, अपने जूते नहीं उतारता था, क्योंकि उसको अपना एक ही गोल दिखता था
कि मुझे पढ़ना है। एक बार इंटरव्यू में पूछा कि आप अपने जूते क्यों नहीं उतारते हैं, तो उसने जवाब दिया टाइम नहीं है, टाइम खराब हो जाएगा पहनने में और उतरने में। उसके बाद आपका, मैं फिर से एक बार इसी का एग्जांपल लेना चाहता हूं, सत्यम नडेला का। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप ये बताइए, जब आप कंपनीज में बहुत बड़ा वो सीईओ पोस्ट पे हैं तो वही पॉलिसीज बनाते हैं, तो जब आप कंपनी में एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, मतलब आप लेते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं? उसने दो ही जवाब दिया, एक क्लैरिटी और दूसरा एनर्जी। क्लैरिटी को आप थोड़ा समझें, इंग्लिश वर्ड को समझें। क्लैरिटी मतलब जिस आदमी का लक्ष्य तय है कि मुझे यही करना है, मतलब यही करना है, ये हो गया क्लैरिटी। और दूसरा एनर्जी, यही करना है मतलब यही करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर अपना लक्ष्य किसी हाल में डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसे ही लोग बेटा इतिहास रचते हैं। आपने नाम सुना होगा बेटा पिकासो का। पिकासो वो आदमी था, मतलब कहूंगा ऐसे विश्व में गिने चुने इक्के दुक्के लोग मिलते हैं जो बेस्ट पेंटर की कैटेगरी में आता था। जब वो पेंटिंग बनाने बैठता था ना, तो एक तरीके से समाधि में डूब जाता था। 72 घंटे तक किसी से बात नहीं करता था, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। 72 घंटे तक कोई आदमी बिना पानी के कैसे रह सकता है, ये पिकासो से ही सीखा जाए। मेजर ध्यानचंद कहते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी चलाता था ना बेटा, तो बॉल ऐसे घूमती थी, लगता था कि मैग्नेट लगी हुई है उसकी हॉकी में, और इस वजह से बॉल घूम रही है, वरना कोई हॉकी का खिलाड़ी इस कदर बॉल नहीं घुमा सकता था। यह होता है परफेक्शन। कहां से आता है? जिद। जब ठान लिया करना है तो करना है। तो आज मैं आपसे कहूंगा बेटा, आज आप भी रेजोल्यूशन लो, करना है तो करना है। हमारा रेजोल्यूशन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज आप सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं सब लोग। तो जरूर खड़े हो जाएं। नहीं, सोने वाले लोग अगर अभी भी मेरे कहने के बाद भी अगर सो रहे हैं तो इससे ज्यादा मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसका मतलब आपने को अपना लक्ष्य तय ही नहीं करना है, और जिस इंसान को अपना लक्ष्य नहीं तय करना है ना, वो कभी इतिहास तो क्या, वो अपने समय में कुछ नहीं कर सकता है बेटा। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, एक बार सब लोग खड़े हो जाएं और अपने हाथ को ऐसे कर लें, अपने हाथ को ऐसे कर लें। और अब मैं बेटा पहली प्रतिज्ञा लेने जा रहा हूं। पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा ही, उसको डिटेल मत करना, प्रतिज्ञा लेना। हाँ, मैं बोलूंगा और आप उसको क्या करेंगे, मन में दोहराएंगे बात। जब मैं चुप हो जाऊंगा उसके बाद आप मन में दोहराएंगे। पहली प्रतिज्ञा, पहले एक बार खड़ा कर दीजिए 10 सेकंड। सब लोग खड़े हैं, सब लोग 10 सेकंड खड़े हो गए, हो जाए सब लोग एक बार। सब खड़े हो गए, हम चेक कर रहे हैं। हाँ, चेक कर रहे हैं हम लोग, आप लोग खड़े हैं कि नहीं। हाथ को एकदम ऐसे 90 डिग्री पे कर लीजिए कि आज जो कसम खा रहे हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें हमारी प्रतिज्ञा हर हाल में पूरी करनी है। खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, स्टार्ट। पहली प्रतिज्ञा, हमें हर हाल में कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। ये मैं बोल रहा हूं कम से कम, जो ज्यादा पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात है। अब मैं चुप हो रहा हूं, मन में आप लोग अपनी इस प्रतिज्ञा को दोहराएं। ये वो वादा किया है बेटा, ध्यान रखना, अगर आपने इस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ना बेटा, तो आप जिंदगी में ये मत सोचना कि फिर वो लोग देखते रहना सपने की कौन इतिहास रचता है, क्योंकि आज ये प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, आप इतिहास रचेंगे, मेरी गारंटी है। दूसरी प्रतिज्ञा, आप जो वीडियो देखते हैं ना बेटा, हम अक्सर क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं। आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो वीडियो जिस दिन आएगा, अगर वो उस दिन मिस हो गया तो वो मिस ही हो गया। अब हम उसको अपने लेवल पे कैसे भी करेंगे, पर उस वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे। इसलिए जो वीडियो जिस दिन आया उसी दिन देखेंगे। मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, ये प्रतिज्ञा ले। मैं अब चुप हो रहा हूं। तीसरी प्रतिज्ञा बेटा, आप जो वीडियो देख लिए, सेम डे देख लिए, उसके आपने जो भी नोट्स बनाए, पर डे आप उसको ऐप पे डालें। ये ना सोचे कि आपका होमवर्क चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। जब आप पर डे उसके अंदर डालेंगे ना, तो आपको एक खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं डेली काम कर रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, चाहे भले आपका काम पूरा वहां चेक हो चाहे ना हो। यह भी तीसरी प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद मैं पर डे अपना होमवर्क ऐप पे अपलोड करूंगा। अब आप प्रतिज्ञा लें। चौथी प्रतिज्ञा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है। आज से, बल्कि इसी वक्त से, आप अपने सारे दोस्तों को छोड़ दीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ कौन है? हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी और ये किताबें, बस। बाकी सब दोष हैं बेटा, ये दोस्त नहीं है, दोष हैं। इस उम्र में दोस्त हो ही नहीं सकते। चौथी प्रतिज्ञा। बस बहुत है, बहुत है। थैंक यू बेटा। मुझे लगता है हाँ, सारे स्टूडेंट्स बैठ जाएं अपनी जगह पे। तो आज अतुल सर ने जिस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई हैं,
मैं तो डर रहा था कहीं अतुल सर अपनी कसम ना दे दें, वरना पता चले कि कोई बच्चा गड़बड़ कर दे और यहाँ अतुल सर साफ तो मैं रोकने वाला था कि सर बीमार पड़ जाएं, और वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं बीच में डर ही रहा था कि कहीं सर अपनी कसम ना दे दें। खैर अच्छा हुआ कि सर ने अपनी कसम नहीं दी है, तो बाल बच गए अतुल सर, तो क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बच्चे इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। आप सबने अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनी हैं, और मैं इसी क्रम में, क्योंकि कम से कम आधे घंटे मीटिंग के हो गए हैं, इस बीच में हम चाहेंगे कि हल्का सा माइंड रिलैक्स हो जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि संगति का कितना असर पड़ता है, साथ रहने वाले लोग हमारे दिमाग पे कितना प्रभाव डालते हैं, उस बात को लेकर के कल हमारे अतुल डायरेक्टर उमेश सर ने हमें एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी बहुत शानदार थी। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो है सर बच्चों को वो स्टोरी है 1 ही 1.5 मिनट की है, ज़रूर सुनाइएगा। तो मतलब दोस्तों को लेकर के है कि एक दोस्त जब मतलब एक अजमेरी किस्सा है, वो 2 मिनट का कहानी है। आप अगर कहो तो मैं उनको बुलाऊं, इंसिस्ट करूं, हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि सर को सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएं। देखो सर भी देख रहे हैं, आपको हाथ उठाना पड़ेगा तभी सर आएंगे और वो स्टोरी सुनाएंगे। अजमेरी किस्सा का कहानी बड़ा शानदार है। हमने पिछली मीटिंग में लास्ट में रखा था, लेकिन हम पूरा डिस्क्राइब नहीं वहां पर हो पाए। हम चाह रहे थे पहले ये सुन लें, फिर हम अरविंद सर को आगे बुलाना चाहेंगे। तो श्रीमान उमेश सर, अजमेरी किस्सा। बेटा आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आज ली हैं, और प्रतिज्ञा लेने का मतलब आप समझते ही हो। कहीं ऐसी प्रतिज्ञा मत ले लेना जैसी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कि एक बार क्या हुआ, 2 मित्र जयपुर घूमने का मानस बनाया, तो चौपड़ पे, बड़ी चौपड़ पर उनको भंग की दुकान दिख गई, तो उन्होंने भंग का गोला लगा लिया दोनों ने, और वो घूम रहे थे। और जैसे ही वो अजमेरी गेट की तरफ आए तो उन्होंने गेट की तरफ मुआना किया, क्योंकि जब आदमी नशे में होता है तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं हम अजमेरी गेट से नहीं टकरा जाएं। तो एक ने दूसरे से कहा, भाई देख रहा रहे कहीं अपन साइड में आकर के कि देख कहीं टकरा तो नहीं रहे। हाँ बोले भाई टकरा रहे हैं, तो थोड़ा नीचा होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा झुक गए, बोला भाई नाप देखना जरा अजमेरी गेट पार हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी पार नहीं हो रहा भाई। तो और नीचे हुए, तो ऐसे नीचे नीचे होते वो घुटनों के बल चलने लगे। अब जब से वो घुटनों के बल चलने लगे, पास में पुलिस वाले खड़े रहते, ट्रैफिक पुलिस वाले, और पीछे से फटाका मारा, और जैसे ही उसके पीछे से पड़ा उसको लगा कि अजमेरी गेट अटक गया, फिर टकरा गया। तो दूसरा बोला देखो मैंने कहा था ना कि अपन टकराएंगे, अजमेरी गेट से टकराएंगे, टकराई गए। तो ये देखिए जो है संगति का इतना असर पड़ता है कि हम फिर जैसा सोचते हैं वैसा हमारे आसपास या वैसा घटित होने लग जाता है। तो वैसे तो जो है बच्चे इससे एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ऐसे दोस्त मत पाल लेना जो है आपको अजमेरी गेट से टकराने का डर पैदा कर दें, तो और भांग खा करके फिर आपको जो है इस तरह से मोटिवेट करें। चलिए तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे हिंदी विशेषज्ञ श्रीमान अरविंद सर की तरफ से हम चाहेंगे कि आप बच्चों को कुछ अच्छा सुनाया जाए, कुछ अच्छा बताया जाए। अरविंद सर। नमस्ते बच्चों। आप जानते हैं सर ने अभी बताया संगति का असर व्यक्ति पर पड़ता ही है। यूँ कहते हैं, आपने पढ़ा भी है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। आप जानते हैं जो जैसी संगति में रहता है वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अतुल जी ने आपको किस प्रकार से प्रतिज्ञा करवाई और आपसे ये कहा कि आप जीवन में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हो जब आपके अंदर किसी कार्य को करने का जोश हो। कहा भी है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। आप जानते हैं पद चिन्ह बनाने वाले कम हैं और चलने वाले ज्यादा हैं। इसलिए पद चिन्ह वो लोग बनाते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जो अपनी दिनचर्या का सदुपयोग करते हैं। आप जानते हैं, यूँ कहते हैं साहब कि लीक लीक गाढ़ी चले और लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। आप जानते हैं शायर कवि अलग हटकर कुछ करता है, शेर जिधर जाता है उधर रास्ता बना लेता है। आप जानते हैं शेर के सामने कौन आएगा।
और जो सपूत है वो भी आप जानते हैं उसकी सोच, उसकी विचारधारा कुछ अलग होती है तो समाज को कुछ नया देती है। आपको मैं एक छोटे से प्रसंग से जोड़ता हूं। एक बार अमेरिका ने भारत से कुछ मेंढक मंगवाए थे 100 के पैकेट में। अब जो भारतीय थे उन्होंने क्या कि डब्बे जो थे वो उसमें मेंढक डाल दिए 100, लेकिन ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया, क्योंकि जिस विभाग को ये सौंपा गया था काम, वो लापरवाही के कारण। अब अमेरिका में पहुंच गए साहब, डब्बे खुले। अमेरिका सरकार ने जब देखा कि डब्बे खुले हैं तो अमेरिका सरकार ने भारत सरकार से शिकायत की कि ये तो डब्बे खुले हैं, इनमें से कोई मेंढक कम पड़ गया कि आप गिनिए। देखे तो मेंढक पूरे। तो उन्होंने कहा भाई अब तो कम नहीं पड़े, आगे पड़ गए तो, कि आगे भी नहीं पड़ेंगे, आप चिंता मत करो। कि क्यों? कि ये भारत के मेंढक हैं। एक मेंढक यदि डिब्बे से बाहर निकलेगा तो दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा। आप जानते हैं यह स्थिति हमारे समाज में चारों तरफ आपको देखने को मिल सकती है। आप आगे बढ़ने जा रहे हैं और आप जब आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता है कि लोग आपको खींचने का जरूर प्रयास करेंगे। कैसे? इस समय ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है। आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है आपके पिताजी के मित्र और जो भी आपके साथी हैं, वो कोई भी आपसे कह सकता है अरे ऑनलाइन कोई पढ़ाई होती है क्या, ऑफलाइन पढ़ाई होती है तब पढ़ेंगे। और ऐसे करके आप जानते हैं समय निकल जाएगा। और यदि समय निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहा भी है ना कि आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप जानते हैं जब समय निकल गया, चिड़िया खेत चुग जाएगी, समय निकल जाएगा और परीक्षा जब नजदीक आ जाएगी तो आप जानते हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर तो केवल आप यही सोचेंगे, क्योंकि असफलता हाथ लगेगी, फिर तो आप यही सोचेंगे कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आपके सब के अरमान क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बेटाओ समय का सदुपयोग करो और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ रहो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी सर की बात हम चाहेंगे कि हमने सुन रखा था, हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते रहते हैं कि जो स्वस्थ दिमाग होता है वो स्वस्थ शरीर पर ही होता है। यह भी आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा खान पान, हमारा जो डाइट है, वो शेड्यूल है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वस्थ दिमाग के लिए। आप मानिए इस बात को कि आपका खान पान जितना बेहतर होगा ना, उतना अच्छा दिमाग काम करता है। ये सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं कि डाइट को लेकर के, हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेकर के हमारे जो है फिजिक्स फैकल्टी श्रीमान सिद्धार्थ जैन सर साहब आएँ और हेल्थ कॉन्शियसनेस पर जो बहुत मुख्य बातें हैं वो आपके सामने रखें, ताकि हम उस चीज़ को भी कवर करना चाहते हैं कि नहीं केवल पढ़ाई अकेले भर से नहीं सब कुछ हो जाने वाला है। हमारे को डाइट पर भी ध्यान रखना है, खान पान पर भी बिल्कुल ही ध्यान रखना है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना है श्रीमान सिद्धार्थ जैन साहब को। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा, हेल्थ कॉन्शियसनेस मतलब हेल्थ के प्रति जागरूकता। तो आज के टाइम पे हेल्थ के प्रति जागरूकता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आपको पता है आज के टाइम पे कितनी सारी बीमारियां फैल रही है, ठीक है? तो आपको हेल्थ के प्रति जागरूक तो होना ही पड़ेगा। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं और लास्ट टाइम पर जो है बीमार हो जाते हैं। अब पता है क्या हुआ? पूरे साल उन्होंने मेहनत करी, लास्ट टाइम बीमार हो गए, वो पूरा जो उनका ईयर है ना, वो पूरा ईयर उनका बेकार हो गया, ठीक है? पिछले साल भी वैसे मैंने कुछ स्टूडेंट देखे, मेहनत करे 3-4 महीने कंटिन्यू उन्होंने मेहनत करी, ठीक है? 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जो बीमार पड़ गए। अब वो बीमार पड़ने के बाद में क्या होगा? वो मतलब मेंटली स्ट्रेस भी लेगा। वो ये सोचेगा मेरी पढ़ाई किस तरह से कवर आउट होगी, मेरा जो छूट गया उसको मैं किस तरह से कवर करूंगा। तो वो क्या होगा? मेंटली भी डिस्टर्ब होगा। तो अगर बच्चे की अगर हेल्थ खराब होती ना, तो उसका दोनों चीज़ों में फर्क पड़ता है। एक तो फिजिकली भी डिस्टर्ब होगा, एक दूसरा वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है? तो उस बच्ची को जो है वो दोबारा 11th इस साल वापस से करनी पड़ी है। उसके 15 दिन के लिए इसकी तबीयत खराब हुई थी और मतलब 4 महीने कंटिन्यू पड़ी, वो 15 दिन के लिए उसकी तबीयत खराब हुई और उसके चक्कर में उसको 11th दोबारा इस साल करनी पड़ रही है। तो आपको बेटा हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। अब देखो, हेल्थ को लेकर मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, जिन टिप्स को आप ध्यान में रखते हुए आप जो है बहुत हेल्थी रह पाओगे, बहुत स्वस्थ रह पाओगे। तो पहला टिप्स ये है कि आप सुबह जल्दी उठो।
मतलब सुबह की जो फ्रेश एयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो आप सुबह की जो फ्रेश एयर है वो लेना स्टार्ट करो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है 15 से 20 मिनट आप रोज़ धूप लो, क्योंकि धूप जो है वो आज भी शुद्ध है। तो रोज़ आपको 15 से 20 मिनट धूप लेनी है। मैं कहता हूँ अगर आप 15 से 20 मिनट रोज़ सुबह की धूप लेते हो ना तो आप बीमार पड़ना ही बंद हो जाओगे। तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा आप सुबह के टाइम पे जो है थोड़े से योग प्राणायाम कर लो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए आपका नाश्ता जो बहुत ज़्यादा हेल्थी होना चाहिए। मीन्स नाश्ता, अब नाश्ता क्या किया जाए सर, तो नाश्ते में जो आप अंकुरित जो चीज़ें होती है उन्हें आप ले सकते हो। जैसे रात को है ना जो चना भिगा दो, कुछ थोड़ी मूंगफली भिगो दी आपने, ठीक है, इन्हें भिगो के आप जो है सुबह इन्हें लो आप। तो क्योंकि इसमें क्या देखो किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो सकती, चना हो गया मूंगफली हो गया, इसमें क्या मिलावट, तो ये आपका एक बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा, बहुत हेल्थी फूड हो जाएगा। अब जो बच्चे, कई सारे बच्चे कहते हैं सर ना कितना भी खा ले हेल्थ नहीं बनती है, तो ज़्यादा खाने से बेटा हेल्थ नहीं बनती है। सिस्टमेटिक खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ जो बच्चे पतले हैं ना, जो काफ़ी कमज़ोर है, वो चना खाना स्टार्ट करे। बहुत ही ज़्यादा पतले हैं वो साथ में मूंगफली भी ऐड कर दे, तो इन्हें भिगो के खाए आप। कोई बच्चा अगर हेल्थी है वो बोले सर मैं हेल्थी हूँ, चना खाने से मैं और ज़्यादा हेल्थी हो जाऊँ, हेल्थी नहीं होगा बेटा, तो और फिट हो जाएगा। तो जो मोटा है वो फिट हो जाएगा चना खाने से। उसके बाद में दिन में जो आप लंच करते हो ना, वो आपका जो लंच होना चाहिए वो एक बिल्कुल संतुलित आहार होना चाहिए। उसमें मतलब हर तरह के न्यूट्रिशंस वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोटीन कार्ब्स वगैरह क्या रेशो होना चाहिए वो आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। साथ ही साथ आपको जो खाना खाना है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ठूस के नहीं खाना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जहाँ पे कैपेसिटी 4 से 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो आप कोशिश करो कि आप 3 ही रोटी खाओ। ऐसा नहीं कि 4 रोटी खाने की कैपेसिटी आप 5-6 रोटी खा रहे हो, अगर इतना खाओगे तो बेटा फिर पढ़ नहीं पाओगे, आपको आलस आएगी। रात के टाइम पे जो आप 1 या 2 रोटी कम ही खाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाने से आपकी हेल्थ नहीं बनेगी। हेल्थ बनाने में सबसे जो मेन फैक्टर है वो वाटर। तो आप पानी को जो है, पानी को यूज़ करने का तरीका समझो, पानी को पीने का तरीका सही क्या है। जैसे कई बच्चे करते क्या, हर 2-2 मिनट पानी पीते हैं, तो ऐसे है ना, इस तरह से अगर पानी पीते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप पानी को हर 1 घंटे के इंटरवल में पानी को लो आप, ठीक है। पानी जो होना चाहिए ना, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 12 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का फ़र्क जो आपकी बॉडी पर पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो। सुबह जल्दी उठो, फ्रेश एयर लो, उसके बाद आपको सुबह की धूप लेनी है, सुबह योग प्राणायाम कर लेने हैं, अच्छा नाश्ता करना, अच्छा खाना खाना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब कुछ फॉलो करोगे, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ये सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, उसमें सबसे जो खास मुझे लगी वो 2 लगी। एक तो ये कि मोटे से पतला होना और पतले से मोटा होना, कि अंकुरित चने खाने से बहुत मोटा आदमी पतला भी हो जाएगा और बहुत पतले मोटे हो जाएंगे। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। हमें लगता है कई बच्चों को ये चीज़ पसंद आई होगी कि यार इस पूरे सेमिनार का ये बड़ा अच्छा पार्ट था, है ना। और कई लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है कि यार जो हम मोटे हैं हमें अब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो भी खा सकते हैं, संतुलित आहार रख सकते हैं, है ना। उनको अंकुरित चीज़ें यदि खाते हैं तो वो फ़ायदेमंद होती है। और हमारी टीम को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जो है कैसे फिट रहना है। हमारे में से जो फैकल्टी मेम्बर्स के पेट वेट निकल रहे हैं तो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, हम लोग भी ध्यान देंगे सर की बातों का। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और अब हम इस क्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के बाद रिवीजन का कितना महत्व है, तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कितना हमारी प्रिपरेशन को, हमारी टेस्ट की रैंकिंग को बढ़ाने में रोल प्ले करता है, हम सुनना चाहेंगे श्री आशुतोष सर को। हालांकि मेरे नामरासी हैं और जेई डिवीज़न में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन वो मेडिकल और जेई दोनों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बातें जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन होंगी। श्रीमान आशुतोष सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए रिवीजन क्यों ज़रूरी है, पहले आप इन चीज़ों को समझिए। जब आप पहली बार किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना होता है। जब आप उसे बार बार रिवाइज करते हैं तब जो है वो कहीं आपके दिमाग में पूरी तरह फिट बैठता है। तो सवाल है कि हम रिवीजन करें कैसे। तो देखिए जब स्टडी टाइम जो आपका है उसमें एक स्लॉट आप रिवीजन का बना लें और उस टाइम में जो है आप पर डे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जैसे ही चैप्टर आपका समाप्त होगा तो आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा और फिर उस शॉर्ट नोट्स के जरिए जो है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अक्सर होता ये है कि आप जब टेस्ट देते हैं तब ठीक उसके पहले आप रिवाइज करते हैं और उसमें जो है कि रिजल्ट की जब आप एनालिसिस करते हैं तो वो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं जा पाता है। आपने इस चीज़ पर कभी गौर किया होगा आपने।
तो ये आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें जो है कि प्रॉपर तरीके से रिवाइज करनी है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए बहुत जो है कि अच्छी क्वालिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिजल्ट जो है कि बिल्कुल सिंपल दर्जे का हो जाता है रिवीजन में कमी होने के कारण। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुअर बालक, यूँ कहिए कि साधारण जो बालक होते हैं वो भी अच्छे रिवीजन प्लान के जरिए जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स पाते हैं। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा कितना टाइम और देना चाहिए? रिवीजन के लिए आप अगर पर डे रिवीजन प्लान बनाते हैं तो आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपको पर टॉपिक का देना होगा। और अगर ये टाइम आपका सफिशिएंट है, यानी हाफ एन आवर आप मान लीजिए पर डे आप अपने टाइम स्लॉट में ले लें। हाँ, तो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब 1.5 से 2 घंटे पहुंच जाएगा। तो आप 10 घंटे की वो पढ़ाई और फिर 1.5 से 2 घंटे आप रिवीजन को देख सकते हैं। इतना तो आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि कंपटीशन आपका टफ है। तो हम आगे सभी फैकल्टी महानुभावों को सुनना चाहेंगे। अभी हमारे पास 6 से 7 लोग हैं, तो हम फटाफट उनसे सुनना चाहेंगे। हमारे पास टाइम भी एग्जैक्टली 8-9 मिनट का ही है। तो हम चाहेंगे कि श्रीमान आशीष सर आएँ और वो जो है आपको अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज ये बताऊंगा कि बेसिकली जब हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वहाँ जाने के बाद हमारे लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे आप आईआईटी पहुँचोगे या एनआईटी किसी अच्छे कॉलेज में पहुँचोगे तो वहाँ जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। देखो, अभी तक जो अपने लाइफ में अचीव किया वो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप आईआईटी क्लियर करके आईआईटी में जाओगे या एनआईटी में जाओगे तो आपकी लाइफ और आपके सोचने के तरीके जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे बेटे। क्योंकि वहाँ पूरे इंडिया के जो टॉप क्रीम बच्चे हैं वहीं आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं से आप वर्ड एक्सचेंज करेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं से आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। तो आपका सोचने का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है, बहुत वाइड हो जाता है। ठीक, अभी तक हम बहुत छोटी सोच, संकुचित सोच रखते हैं या कई लोगों का वाइड होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा वाइड हो जाता है। मतलब अभी जैसे एक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ मैं, हालांकि ये निगेटिव वर्ड है, औकात। तो अभी जो हमारी औकात जो होती है वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स बढ़ जाता है आईआईटी में जाने के बाद। और आपने अभी पढ़ा भी होगा, तो पढ़ते पढ़ते आपने जाना होगा कि जो भी सक्सेसफुल, मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग हैं, या बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो या अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों जो आईएएस आईपीएस हों। आप अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, टॉप 20 में लगभग 15 से 16 जो हैं इंजीनियर्स हैं जो अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो माइंड सेट होता है उस हिसाब से बदल जाता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी अचीव कर जाते हैं, कैच कर जाते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, तो आप आईआईटी में जाओगे और यही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, आईआईटी में जाने के बाद आपके जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो, आप खेल में जाना चाहते हो, एक्टिंग में जाना चाहते हो, आप और भी कोई गोल अचीव करना चाहते हो, तो वहाँ रास्ते आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद। ठीक है ना, वहाँ बहुत अव्वल दर्जे के लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं इन सब चीज़ों का, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ जाने के लिए आपको ये जो 2 साल है ना बेटे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रगड़ना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पहुँचने के बाद आप देखना आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। आप अपने माता पिता के जो सपने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साकार कर पाओगे और बुढ़ापे में एक मजबूत लाठी की तरह उनके साथ खड़े रहोगे। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बोलूँ कि आप पढ़ते रहो, लगातार प्रयास करते रहो, आप पहुँच जाओगे, ये मुझे विश्वास है। जैसा कि सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आप ठीक है पढ़ लेंगे, बीटेक कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप आईआईटी से जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं उधर साइड में, तो आपके जो साथ वाले लोग हैं उनका भी अपना प्रोग्रेशन आपकी लाइफ में जा कर के इम्पैक्ट डालता है। ये बहुत बड़ी चीज़ बताई सर ने कि आप क्या 30 साल बाद आप देखेंगे तो कई दोस्त होंगे जो आपके जज होंगे, कई ऐसे दोस्त होंगे जो बड़े इंजीनियर होंगे, कई फॉरेन में होंगे, तब आपको फील होगा कि हम कॉलेज गए और आईआईटी से हमने कॉलेज किया, एमबीबीएस किया, ये हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो है सर ने। मैं इस क्रम में आगे बढ़ना चाहूँगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को इतने डिस्कशन से मालूम पड़ा कि भाई ऑनलाइन स्टडी जो ऑफलाइन से तो बेटर है और काफ़ी बेटर है, इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं जो आपको पता पड़ गए। और इसको और बेटर बनाने के लिए डीएस साइंस एकेडमी ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के रूप में ही क्विज़ और पजल्स की व्यवस्था करवा दी है। ठीक है ना, ये आपके लिए हर वीकली क्विज़ और पजल्स का आयोजन किया जाएगा और वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी जो होगी वो हमारे एमडी सर दे देंगे। अब इसमें होगा क्या बच्चों, सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की आती है कि सर बच्चा एग्ज़ाम देते टाइम नकल करता है और ये
कई स्टूडेंट की पर्सनल भी प्रॉब्लम होती है कि सर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हम लोग करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है कि हर वीक में आप आइए, ऑनलाइन आपकी एक क्लास लगेगी जिसमें हम बिल्कुल रूबरू होंगे आपसे, आपकी बाकायदा शक्ल भी दिखाई देगी ताकि हमें पता पड़े कि बच्चा कौन सा वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर पा रहा। कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल अपना ही एनालिसिस कर पाते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं समझ पाते कि दूसरा बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है अभी। तो होगा क्या, एक आपका हेल्दी कंपटीशन करवा दिया जाएगा और हेल्दी कंपटीशन में होगा ये कि आपको क्विज़ के लिए टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उस क्विज़ में 15 क्वेश्चन में से क्या होगा कि 10 क्वेश्चन तो आपके MCQ टाइप जो होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं वो वाले करवा दिए जाएंगे। उनके लिए होगा ये कि आपको 40 से 50 सेकंड का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और उस टाइम फ्रेम वर्क में आपको चैट के थ्रू ही उसका आंसर देना होगा यहाँ पे। तो चैट के थ्रू का मतलब है कि आप जो आंसर टाइप करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका हैंड टू हैंड रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद में बचे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके थिंकिंग बेस्ड होंगे, यानी कि आपने कितना लर्न किया, आपको कितना याद है, डेफिनेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, जो आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करने होंगे। और लास्ट में बची एक पजल। पजल में क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को हम एनालाइज करेंगे कि आप कितना सोच पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन की तैयारी है, लिखना है नहीं आपको, तो आप कितना सोच पाते हो। और उससे होगा कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपन डेवलप करेंगे अपने बीच में। इससे बच्चों एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको टेस्ट की बजाय बाकी बच्चों के साथ में मिल कर के कि किस तरीके से हमें compete करना है, कैसे हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखनी है कि दूसरा स्टूडेंट जो है वो कितने टाइम में आंसर दे पा रहा है, क्या मैं उससे धीरे दे पा रहा हूँ, क्या मैं उससे तेज़ दे पा रहा हूँ। तो हमें पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स देने हैं। ये सारी व्यवस्था MD सर आपको अभी नेक्स्ट वीक में भेज देंगे और हो सकता है आपसे जल्द से जल्द इस क्विज का हम आयोजन कर लेंगे। आइए सर। तो सर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, कल से ये चीज़ शुरू हो जा रही है कि लाइव क्लासेस का सिस्टम और शाम को नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो सर ने बताया वो कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, बाकी हम नोटिफिकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि आप में 12th स्टूडेंट्स हैं तो कई बच्चों को बोर्ड में लिखने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उस संबंध में हम चाहेंगे कि श्रीमान सोनी सर आएँ और अलश्याम सर आएँ, मनीष मंगल सर आएँ और वो अपनी बात जो है रखें आपके सामने। हमारे पास हालांकि 3 ही मिनट बाकी हैं, लेकिन उतनी बात रखी जा सकती है 30-40 सेकेंड में। आइए सर। थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं राइटिंग स्किल पे कुछ बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम वैल्यूएशन में, एग्ज़ाम रिजल्ट्स में राइटिंग स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हमारी कॉपी एग्जामिनर्स के पास जाती है तो हम पर्सनली तो होते नहीं हैं, हमारी कॉपी ही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो आंसर्स को बिल्कुल धारा प्रवाह, सुंदर लेखन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका विस्तार और छोटा होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर को हमें क्वेश्चन के अनुसार ही लिखना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखा जाए, अननेसेसरी नहीं लिखा जाए। और अपना लेखन बहुत सुंदर होना चाहिए। थैंक यू। तो ये देखिए सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस हम करवाना चाहेंगे साथ साथ आपकी, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसी बीच में हम सब्जेक्टिव पेपर का भी शेड्यूल बनाने वाले हैं। वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा और उससे रिगार्डिंग चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है वो सर लोग आपको बताते रहेंगे। तो एलशाम सर एक बार जो है बोर्ड प्रिपरेशन में कितना चीज़ों को ध्यान रखना है एक बार बताएं सर को। थैंक यू सो मच सर। हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर। किसी भी लेवल पे अपन अभी तैयारी कर रहे हैं तो बेटा स्टेट बोर्ड के लिए हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या सिलेबस है हमारा और उस सिलेबस को हम किन किन रिसोर्सेज से पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस का नहीं पता, रिसोर्सेज हम किससे तैयारी करेंगे, वो सारी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जो चैप्टर्स के मार्क्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम पर्टिकुलर किसी चैप्टर को उसके अंक के आधार पर समय और मेहनत उसको कर सकें। पता लग रहा है 2 नंबर का चैप्टर और हमने उसमें 1 महीना खपा दिया है और कोई चैप्टर 4 नंबर का है उसको हमने टच ही नहीं किया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है बेटा कि आप मेहनत अपने उस चैप्टर के मार्क्स के बेस पर करें, उसके ऊपर उतना ही टाइम दें। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के स्कोर को डिसाइड करेगा, रिविजन। ये बहुत जरूरी है कि केवल अपन ये कहें कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट कंप्लीटिंग सिलेबस, केवल सिलेबस कंप्लीट कर लिया ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, उसको रिवीजन भी आपको देना पड़ेगा और कम से कम आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉल आते हैं और वो यही बात पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो नोट्स के लिए आपको मैं कुछ की पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ यहाँ। सबसे पहली बात तो जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, नोट्स आप अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाएं जिसको आप इजीली समझ सकें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माइंड मैपिंग की होती है। माइंड मैपिंग का मतलब ये है कि आप दिमाग के अंदर जिस तरह का किसी चीज़ के लिए नक्शा बनाते हैं वैसा ही नक्शा उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ का अपनी डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर कॉपी के अंदर लिख लें, उस तरीके से बना लें ताकि वो आपको जल्दी से रिवीजन करने में आसानी कर दे। हाइलाइटर का यूज़ लें, वीडियो को बार बार पॉज करते हुए उसमें से जो कंटेंट है उस कंटेंट को निकालते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके ना तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और सफलता आपके कदमों में होंगी और DS साइंस एकेडमी हमेशा आपके साथ इन कदमों में साथ रहेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वैसे तो जिस विषय के बारे में मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। दरअसल हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बहुत ही माइनर समझ करके इग्नोर मारते रहते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट में इसी में डिफीट खाते हैं। तो आपको तो एक कोटेशन याद होगी कि ज़िंदगी में किसी चीज़ को छोटा मत समझो, क्योंकि आपको पता है जो घड़ी ख़राब होती है ना वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। और आप हिंदी इंग्लिश को टालो मत, यानी कि आपको पता है कि जो ये कहता है ना कल, तो जो दिन है ना आपका दिन वो हो जाता है टल, और जो कहता है परसों तो बीत जाएंगे बरसों, और जो कहता है आज वही करेगा इस दुनिया पर राज। तो आप लोगों को अगर राज करना है, यानी कि अपनी लाइफ में राज करना है, तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश भी पैरेलल लेकर के चलने हैं अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, और उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। गुड आफ्टरनून बच्चों, अपन बात करेंगे हाउ टू रिमूव द एरर्स। अपन जब एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेट होकर क्या होता है, वो डर जाता है। तो डरने के बाद क्या करता है, जब बच्चा ऑब्जेक्टिव कंपटीशन एग्जाम में जाता है तो वहाँ पे बच्चा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करने, सबसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना चाहिए और रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझना चाहिए और समझने के बाद ही उसका आंसर देना चाहिए। थैंक यू। देखिए, हम आज के इस मीटिंग में सभी फैकल्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे थे। हमने मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है, आपको यूट्यूब चैनल पर हम इसका लिंक भेजने वाले हैं, और आज की मीटिंग में हमने महत्वपूर्ण बातें शायद आप तक पहुंचा दी हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बताई हुई सभी बातों का सही से फॉलोअप करें। आप सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमसे जितना बेस्ट हो पाया है हमने किया है। आज 100% लॉकडाउन के बाद भी हम आपके सामने खड़े हो पाए, हमारी पूरी टीम आपके सामने आ पाई। आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ते रहें, ना खुद का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और हमारी संस्था का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।